नमस्कार, जय माँ शारदा। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये विशेष रूप से एक सब्जेक्ट पर है जिसके बारे में बहुत सी बातें हो रही है। कई बार मैंने दूसरे वीडियो भी देखे हैं और कई जन पत्रिकाएँ जो मेरे पास में आती है वो इस पर फोकस रहती हैं। हम आज बात कर रहे हैं ग्रहण दोष की। ग्रहण दोष असल में होता क्या है और इसका प्रभाव कैसे होता है। जो लोग भी ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं वो एक बात को अच्छी तरह से समझते होंगे कि ग्रहण मतलब हमारे इसमें दो ग्रहण माने जाते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। लेकिन असल स्थिति में ग्रहण तीन है: चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और शुक्र ग्रहण। शुक्र भी ग्रहण में आता है। अब सीधे तौर पे देखें तो ग्रहण होता क्या है। अगर हम सामान्य ज्योतिष की बात करें तो जब भी कोई आपकी जन्म पत्रिका देखेगा या जन्म पत्रिका का एनालिसिस करेगा, कुछ भी करेगा, और कुंडली के अंदर अगर वो ये देखता है कि चंद्रमा के साथ में राहु या केतु मौजूद है मतलब ग्रहण है, सूर्य के साथ में राहु या केतु मौजूद है मतलब सूर्य ग्रहण है, चंद्रमा के साथ मौजूद है मतलब चंद्र ग्रहण है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि शुक्र के साथ में अगर राहु मौजूद है, केतु से नहीं लगता है, राहु मौजूद है तो शुक्र भी ग्रहण में आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि हर परिस्थिति में ये बात सटीक नहीं है। उसकी वजह है जैसे कि चंद्रमा की राशि बनती है कर्क। अब अगर कर्क राशि के अंदर चंद्र और राहु मौजूद हैं तो ये ग्रहण की श्रेणी में नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि चंद्रमा खुद अपनी राशि में मौजूद है। हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस हो सकता है लेकिन इसको पूर्ण ग्रहण नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, सिंह राशि में अगर सूर्य है या मेष राशि में है और उसके साथ में राहु मौजूद है तो वहां राहु की कोई वैल्यू नहीं। ऐसी स्थिति में ग्रहण नहीं माना जाएगा। तुला राशि में अगर शुक्र मौजूद है, तुला या वृषभ में, और उसके साथ में राहु है तो वहां पर भी ये इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन जितना प्रभावशाली हम चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को मानते हैं उतना ही प्रभावशाली शुक्र का ग्रहण भी है। ग्रहण की स्थिति में असल में होता क्या है? ग्रहण की स्थिति में असल में यह होता है कि चंद्रमा, मान लीजिए कुंडली के जिस घर में मान लीजिए चंद्रमा मौजूद है, जहां पर भी, कर्क राशि को छोड़ के अन्य किसी राशि में। अब यहां एक बात आप समझिए, ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में, जिस राशि में मौजूद होता है वह व्यक्ति की जन्म राशि होती है। जो नाम निकाला जाता है ना, वो नाम उस राशि के हिसाब से ही होता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद है और वहीं पर राहु है, तो ये ग्रहण राशि के ऊपर लगा हुआ है। इसलिए चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये ग्रहण राशि के ऊपर है, व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अब सिंह राशि है, व्यक्ति का नाम मान लीजिए बचपन से म शब्द से रखा गया है और उसकी कुंडली में चंद्रमा और राहु मौजूद हैं उसी राशि के अंदर। अब ये हुआ पूर्ण ग्रहण। अभी किस स्थान पर लगा है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मान लीजिए ये लग्न में लगा हुआ है तो व्यक्ति सब कुछ ठीक होते हुए भी स्वास्थ्य से परेशान रहेगा, अपनी विचारों से परेशान रहेगा, मानसिक स्थिति से परेशान रहेगा। सिंह राशि वाले बहुत कॉन्फिडेंट माने जाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होगा। इसलिए जब मैं ये कहता हूँ ना कि सिर्फ राशि प्रिडिक्शन जो होता है 12 राशियों का, उसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। कुंडली एनालिसिस एक अलग विधा है। पामस्ट्री, कुंडली एनालिसिस या ओरा रीडिंग, ये सब चीज़ें हैं, ये सब इसीलिए इंक्लूड की गई है कि आप सिर्फ राशि के बेसिस पे किसी का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति है जिसका नाम म से स्टार्ट होता है, उसकी बाय बर्थ सिंह राशि बन रही है, आपने कुंडली नहीं देखी है, अब आप सीधे सीधे ये कहेंगे यार ये व्यक्ति तो बहुत कॉन्फिडेंट होगा, यार ये व्यक्ति तो बहुत पॉजिटिव होगा। या ट्रांजिट के समय कोई ज्योतिष कह दे कि यार राहु अभी 12वें भाव में आ रहे हैं सिंह राशि के, माफ कीजिएगा 11वें भाव में, बहुत लाभदायक होगा। नहीं, आपको ये देखना ही पड़ेगा। अगर उसकी कुंडली में चंद्र राहु साथ में बैठे हुए हैं सिंह राशि के अंदर ही, तो 11वें भाव में आओगे और राहु उसको फायदा जरूर देंगे, लेकिन पहली बात तो कि फायदा बहुत मुश्किल से मिलेगा, तकलीफ दे के मिलेगा, परेशान करके मिलेगा। दूसरी चीज, जितना होना चाहिए उसमें भी कम ज्यादा होता रहेगा, विवाद बहुत होंगे,
ये स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। तो ये एक अलग विषय है, राशियों में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहण की। ग्रहण मीन्स क्या? चंद्रमा के साथ राहु, राहु परछाई ग्रह है। ये वैसा ही है जैसे दूध के अंदर 2 बूंद नींबू आपने निचोड़ दिया, अब वो दूध नहीं रहा, दूध फट गया। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि जो लोग फटे हुए दूध का भी इस्तेमाल करना जानते हो ना, उनके लिए वो खराब नहीं होगा। इस पर बाकी ग्रह स्थितियां निर्भर करेगी। तो ग्रहण की ये स्थिति, और विशेष रूप से चंद्रमा के साथ में, अब सब कहते हैं राहु परछाई ग्रह है, परछाई ग्रह है, लेकिन परछाई की भी तो अपनी वैल्यू तब तक रहती है जब तक वो मौजूद है। हम सब मानते हैं अंधेरे का अस्तित्व सिर्फ इतना है कि लाइट का अभाव है, रोशनी का अभाव, मतलब अंधेरा। अंधेरे की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वो नहीं है एरिया अंधेरे का। अंधेरा सिर्फ रोशनी का अभाव माना जाता है। लेकिन जब तक अंधेरा है तब तक तो उसकी वैल्यू है ही ना। तो यही चीज होती है इस ग्रहण में। व्यक्ति कार्य करता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने कार्य करने का। वो बाहर से भले सामान्य नजर आए, लेकिन अंदर से उसके अंदर उपद्रव मचा हुआ रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक, उसका मन कलहपूर्ण स्थिति में रहता है। इसीलिए उसको बार बार कई बार कहते हैं कि ग्रहण वाले लोग जो होते हैं वो कार्य बदलते रहते हैं, कभी ये किया कभी वो किया, किसी भी कार्य को आखिरी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचाते। यही तो कारण है, क्योंकि मन हटता जाता है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। और बोर नहीं भी हुए तो अंदर ऐसा लगने लगता है यार ये क्या काम कर रहे हैं हम। ग्रहण की स्थितियां व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है, विशेषकर चंद्र ग्रहण में। सूर्य के ग्रहण में क्या होगा? सूर्य के ग्रहण में व्यक्ति का ऑरा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है कि उसको अपने ही किए हुए कामों का क्रेडिट नहीं मिलता। जैसा कि जाना जाता है सूर्य इमेज, प्रसिद्धि, जैसे सूरज की रोशनी होती है सब जगह एक जैसी फैलती है, प्रसिद्धि के कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल पाता सोसाइटी में, समाज में। काम भले को ठीक ठाक करता भी रहे, लेकिन फिर भी सम्मान नहीं मिल पाता, और जो काम करता है उसका क्रेडिट भी उसको नहीं मिल पाता। ये स्थितियाँ हो जाती है। इस कारण उसको मानसिक अवसाद भी होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी डिस्टर्ब होता है। अब तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो किसी के द्वारा नहीं बताया जाता, मैंने आज तक जितने ज्योतिषियों को ये बात सुनी, आज तक मैंने ये इस सब्जेक्ट पर किसी को बोलते हुए नहीं सुना, वो है शुक्र ग्रहण। शुक्र पर राहु का ग्रहण मतलब क्या? तुला और वृषभ राशि छोड़ दीजिए, बाकी राशि में अगर शुक्र मौजूद है और साथ में राहु है, और विशेष रूप से वो अगर 6, 8, 7, 12वें भाव में बैठ गए हैं या पराक्रम में बैठ गए हैं। पराक्रम में राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन शुक्र की वहाँ मौजूदगी क्या कर देती है? यहाँ ये स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति सब कुछ होते हुए, सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए भी अपने स्वभाव, अपने व्याभिचारी स्वभाव की वजह से समाज में भी बदनामी लेता है, कानूनी रूप से भी परेशान होता है और आर्थिक रूप से भी परेशान होता है। शुक्र के साथ राहु की मौजूदगी व्यक्ति का चरित्र पूरे तरीके से खराब करके रख देती है, उसकी मानसिकता को पूरी तरीके से दूषित करके रख देती है। ऐसे व्यक्ति को हम जैसे कई बार हम जो सुनते हैं निम्फोमैनिक, या हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी है निम्फोमैनिक, या इस तरह के जो लोग होते हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं, सब कुछ होता रहे, सब कुछ बिगड़ता रहे, लेकिन उनका ध्यान बस वहीं लगा रहता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। दूषित हो जाना, शुक्र मीन्स सीमन जैसा कि बॉडी में माना जाता है, उस पर राहु का प्रभाव आ जाना, तो वो व्यक्ति को चैन ही नहीं रहने देता। उसका कंसंट्रेशन एक ही बात, एक ही सब्जेक्ट, एक ही चीज़ के ऊपर जम जाता है, बाकी सब चीज़ें बिगड़ जाती है। बुद्धि स्थान में बन जाए तो बहुत खतरनाक हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में जब एजुकेशन वगैरह की स्थितियाँ बननी चाहिए, ऐसे लोग ज़्यादातर मैंने देखा है, ऐसे लोगों का जन्म किसी अच्छी फैमिली में होता है, प्रतिष्ठित फैमिली में या रिच फैमिली में होता है, और उनकी वजह से कई बार बर्बादी का मुंह देखना पड़ता है। ये 3 स्थितियाँ हैं राहु की। एक और स्थिति जो है वो ग्रहण नहीं मानी जाती, लेकिन मंगल राहु अंगारक दोष, जैसा अभी चल भी रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो भी दिया था उस पर। अंगारक दोष व्यक्ति को जल्दबाज और हिंसक बना देता है बाय बर्थ। वो होता तो तेज है, उसमें चतुराई भी होती है, चालाकी भी होती है, लेकिन वो कई बार जल्दबाजी कर जाता है या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, हिम्मत ज़्यादा दिखा देता है। जहाँ हिम्मत नहीं दिखानी है वहाँ दिखा देता है।
कभी झगड़ा हुआ और एक गाली से काम हो सकता था, वहाँ ऐसा व्यक्ति अगर अपने पास हथियार रखता है तो उसके हाथ से हथियार चल जाता है। अंगारक दोष का ये प्रभाव है। अब ग्रहण की स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या आ रही है? आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इन चारों ही बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ, चारों का सीधा संबंध मानसिक स्थिति से है। यह सीधे सीधे बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि यार ग्रहण है मतलब ये कि व्यक्ति कोई काम करेगा सफल ही नहीं होगा। बात सफलता असफलता की है ही नहीं। जो चीज़ पूरे मन से नहीं की गई उसमें सफलता मुश्किल ही रहती है। ये तो सर्वविदित बात है। इतने सारे मोटिवेशनल गुरु भी यही बात कहते हैं। राहु ग्रहण का प्रभाव मानसिक स्थिति, मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। इस बात को आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सही ना हो तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। इसके प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है? 3 ग्रहण मैंने आपको बताया और एक अंगारक योग राहु का। इसका सबसे बेस्ट जो उपाय है वो तो ये है, क्योंकि मैथोलॉजी शास्त्र एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है उसका राहु शांत हो जाता है। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब माँ सरस्वती की आराधना। राहु के जितने भी विशेष उपाय बनते हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो माँ सरस्वती से संबंधित हैं। राहु अगर खराब स्थिति में है, ग्रहण दोष में है, तो माँ सरस्वती की आराधना सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। एक स्थिति में इसको पितृदोष भी कहते हैं। चंद्र राहु का, चंद्र केतु का योग बन जाए तो लोग कहते हैं पितृदोष की उज्जैन जाकर पूजा करिए और ऐसा वैसा। पितृदोष असल में स्थिति यह है कि पितृदोष की अगर हम बात करें तो पितृदोष की वजह से काम में विघ्न आते हैं, ऐसा कहा जाता है। पितृदोष की पूजा भी करवाई जाती है। लेकिन असल में पितृदोष क्या है? पितृदोष वही मन की स्थिति तो है कि व्यक्ति वर्तमान में नहीं रह पाता, या तो आगे रहेगा या पीछे रहेगा अपने समय से। पितृदोष में भी यही स्थिति बनती है। अब वो जो परिपाटी है वहाँ पे पूजा करने की और जो भी वो सैद्धांतिक नियम है वो अपनी जगह पर है, उसके अपने साइंटिफिक रीजंस हैं और दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन हम सामान्य तौर पे देखें कि हम जब ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो हम कंट्रोल कैसे करें इस स्थिति को। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है व्यक्ति को, मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु या केतु मौजूद है कुंडली के अंदर, तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। डायनामिक मेडिटेशन, किसी अच्छे टीचर, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में मेडिटेशन करना चाहिए। उससे बहुत रिलैक्स होता है। मेडिटेशन, प्राणायाम जो है ये ग्रहण दोष के लिए भी फायदेमंद है। सुन के बात हो सकता है अलग लगता है कि यार ज्योतिष तो ये बताते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। योग, ध्यान ये सब ज्योतिष से अलग नहीं है। अगर उपाय ढूंढने जाएं तो इसके अंदर भी मिल जाएंगे। ज्योतिषीय समस्याओं के उपाय योग और ध्यान में भी उपलब्ध है। मेडिटेशन सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा मंत्र उच्चारण। मंत्र जैसे माँ सरस्वती के मंत्र जो दिए जाते हैं, मंत्र उच्चारण इस तरह के किए जाते हैं कि आप सारा दिन करिए। सारा दिन करने का मतलब ये रहता है कि कॉन्सेंट्रेट करना ऊर्जा, जो मन विचलित हो रहा है उसको स्थिरता पे लाना। क्योंकि इन लोगों का मन इतना नाजुक होता है जैसे ठहरे हुए पानी जैसा, कि जरा सा कंकर भी गिरा के इतनी लहर उठ जाएगी। तो चंद्रमा की ये अगर स्थिति ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि मैं एक प्रेडिक्ट करता हूँ कि रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ग्रहण दोष है अगर कुंडली में, चंद्रमा पीड़ित है, तो रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए। दूध भी नहीं पीना चाहिए और दारू भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसके एंटी केमिकल क्रिएट होते हैं उस समय उनकी बॉडी के अंदर जिनको ग्रहण दोष है। ये दूध पिए, सुबह के समय पिए, श्रेष्ठ रहें। चांदी के संपर्क में रहें, चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, चांदी में उबला हुआ दूध पिए, फायदेमंद है। माँ सरस्वती के मंत्रों का जप करें, मेडिटेशन करें, और अगर आप प्रयोग के तौर पर ही देखना चाहते हैं तो 7.5 किलो कोयला अपने ऊपर से उतार के बहते हुए पानी में बहा दें। ये भी एक प्रयोग है जो लाल किताब बताती है। ये राहु का प्रयोग है, राहु को शांत करने का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चंद्रमा और राहु साथ में है, तो चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में आ गए तो राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये
ये वैसे ही है कि अंधेरे में हमने लाइट जला दी, अंधेरा हट गया। अब दूसरी बात करते हैं, सूर्य अगर पीड़ित हो राहु से, ग्रहण, मान लीजिए सूर्य तुला राशि में है और राहु साथ में मौजूद है। अब एक तो सूर्य नीचे अपनी निम्नतम राशि में, ऊपर से राहु वहाँ मौजूद, इफेक्ट करेंगे, बिल्कुल सूर्य पर भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति लाख प्रयासों के बाद भी अपना नाम नहीं बना पाते, अपनी इमेज नहीं बना पाते, हमेशा कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस रहता। इनके लिए क्या है, इनके लिए सबसे पहली चीज तो ये कि अगर ये स्थिति कुंडली के अंदर बनी हुई है तो व्यक्ति को किसी भी हालत में स्मोक नहीं करना चाहिए, सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सीधा सीधा आपकी सांसों से जुड़ा हुआ मामला है, हार्ट से जुड़ा हुआ मामला है। सूर्य को आत्मा कारक कहा गया है मुख्य मैथोलॉजी में। आत्मा मतलब हार्ट बीट जो चल रही है। अगर ऐसा व्यक्ति स्मोक करता है, वो भी दिन के समय में, 100% आगे जाके वो अस्थमा का पेशेंट होगा। दूसरा, उसके निर्णय ऐसे होंगे जिससे उसकी इमेज खराब हो जाएगी। कई बार वो अच्छा काम भी करेगा लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सबसे पहले सूत्र जो मैं इसका बता रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी हालत में स्मोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत खतरनाक है। ये बिल्कुल साइंटिफिक मामला है। सूर्य में अगर राहु मौजूद है तो स्मोकिंग पॉइजन है ऐसे व्यक्ति के लिए, उसके करियर के लिए भी और उसकी बॉडी के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। अब ऐसा व्यक्ति अगर जिसके सूर्य और राहु, माफ कीजिएगा, सूर्य ग्रहण में है राहु के, इनको क्या करना चाहिए? इनको सबसे पहले तो सुबह मॉर्निंग में हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सबसे श्रेष्ठ इसका मंत्र होता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कम से कम रोजाना मिनिमम भी माने तो 21 बार जरूर पढ़ना चाहिए इन लोगों को, श्रेष्ठ होगा। सूर्य में अगर ग्रहण लगा हुआ है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहां दंड भी मिलेगा इस बात का। लाल रंग का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो ये सूर्य के ग्रहण के प्रभाव को कम करने का है। देखिए, खत्म नहीं होगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, खत्म नहीं होगा, लेकिन प्रभाव को कम से कम तक किया जा सकता है। अब तीसरा है शुक्र और राहु की युति। मैंने जैसे बताया कि ये लोग किस तरह के होते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि ये सबसे पहले अपना दृष्टिकोण चेंज करें। घर में चाहे पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, इन सबके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें और बाकी जो महिलाएं हैं संपर्क में, कार्य क्षेत्र में या कहीं भी, उनके साथ भी एक सम्मानित व्यवहार रखें। ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा आसान उपाय कुछ नहीं हो सकता इसका। अगर ये अपना दृष्टिकोण गलत रखते हैं, जो कि आमतौर पर होता ही है इस स्थिति में, अगर इसको सुधार ले तो ये ग्रहण खत्म हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या करना चाहिए? वैसे अगर उपाय के तौर पर देखें तो मेरा सबसे श्रेष्ठ ये उपाय है कि ये, जैसे आज फ्राइडे भी है, शुक्रवार के दिन छोटी बच्चियों को मिठाई खिलाएं, चॉकलेट वगैरह बांट दें, घर में पत्नी का सम्मान करें, बेटी का सम्मान करें, बड़ी बहन है, छोटी बड़ी, उनका सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, माँ का सम्मान करें। इस ग्रहण का प्रभाव वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है या कोई बड़े बड़े रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में देखा जाए तो सबसे मुश्किल यही काम होता है, क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलती। इसमें परिवर्तन कर दीजिए, वैसे ही प्रभाव खत्म हो जाएगा। बाकी आप 50 उपाय कर लेंगे इस चीज़ के जाके, उससे उसका जितना प्रभाव कम होगा उससे ज़्यादा इस परिवर्तन से हो जाएगा। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में व्यक्ति करियर में दिक्कत आती है या इमेज में थोड़ी दिक्कत आती है, इमेज बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन जहाँ शुक्र का ग्रहण लगता है वहाँ तो आदमी का सब कुछ खत्म हो जाता है। ना उसके पास चरित्र बचता है, ना नाम बचता है, ना धन बचता है। ये राहु का प्रभाव इतना खतरनाक है शुक्र के साथ में कि ऐसे लोग अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। तो ये खास स्थितियां बनती है। हालांकि इन सब ग्रहण के प्रभाव कुंडली के अलग अलग घरों में अलग अलग हैं, अलग अलग स्थानों पर, लेकिन ओवरऑल जो ग्रहण के प्रभाव हैं वो ये है। कुछ खास परिस्थितियों में पितृदोष या कालसर्प दोष बन जाता है इसके साथ में, वो एक अलग स्थिति है, उसके बारे में आगे के वीडियो में मैं जरूर चर्चा करूंगा। और कालसर्प दोष पर मैं एक पूरे ही 12 टाइप के बताते हैं ज्योतिष, लेकिन असल में 12 नहीं है, 6 प्रकार के कालसर्प दोष हैं। उन पर मैं 6 वीडियो अपलोड करूंगा। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको लंबी चौड़ी प्रक्रिया बताना बिल्कुल नहीं है।
मैं इस बात पर पूरे तरीके से यकीन करता हूँ कि जो चीज़ रेगुलर लाइफ में परिवर्तन करके की जा सकती है उसके लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करने की या बड़े बड़े रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यक लगता है रत्न, वहाँ पहनाया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ रेगुलर डाइट से ठीक हो सकती है उसके लिए कोई हैवी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती। और जो लोग ऐसा बताते हैं, जो चीज़ सामान्य सी बात के लिए एक बड़ी प्रक्रिया बता देते हैं, उनका अपना एक प्रोफेशनल रीज़न होता है। मैं उनको भी गलत नहीं कहता, सबका अपना अपना एक तरीका है। लेकिन मेरा तरीका यही है कि बजाय कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया बताने के, अगर व्यवस्थित दिनचर्या और व्यवस्थित लाइफ जीने से ध्यान या प्राणायाम करने से कोई चीज़ ठीक की जा सकती है तो पहले उसी को ट्राई किया जाए। बस इसी के साथ साथ अपने शब्दों को मैं आज यहीं विराम देता हूँ। जय मां शारदा।